जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अस्त्र शस्त्रों पर व्यय किया जाने वाला यह धन इसी गति से बढ़ता रहा तो अगले 10 वर्षों में यह राशि 300 खरब रुपए हो जाएगी। यह रकम इतनी बड़ी होगी कि 1000 रुपए के नोटों की लड़ी पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी को 7.5 बार तय करना पड़ेगा। जितनी राशि आर्थिक असमानता दूर करने में की जाती है उसका 20 गुना शस्त्रास्त्रों पर खर्च होती है। स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय से यह 3 गुना थी। 1970 में जितना व्यय इन सारे विश्व में हुआ उस धन को यदि मानव कल्याण में लगाया गया होता तो 2 करोड़ व्यक्ति को सुंदर मकान उपलब्ध किए जा सकते थे, जिसकी आज विश्व को आवश्यकता है, युद्ध सामग्री की नहीं। इतना सारा धन इसलिए खर्च किया जाता है कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे तो अपनी सुरक्षा की जा सके। सभ्य होने का दावा करने वाली मनुष्य की सभ्यता का मानदंड क्या यही है कि वह एक दूसरे पर आधिपत्य जमाए? मौत का खेल निरंतर महंगा होता जा रहा है। किसी जमाने में एक शत्रु सैनिक को मारने के लिए अल्प होता था। प्रथम विश्व युद्ध में बढ़कर यह कई सौ गुना हो गया और अब तो उससे 10 गुना व्यय सामान्य बात है। इसका कारण भयंकरतम और अत्यंत व्यय साध्य शस्त्रास्त्रों का निर्माण नहीं है। कोई इस होड़ में पिछड़ न जाए इसलिए नए नए भयंकरतम आयुधों का निर्माण हो रहा है। नए नए अनुसंधान केंद्र खुल रहे हैं। मिसाइल, एंटी मिसाइल, एंटी मिसाइल, एंटी मिसाइल आदि ऐसे शस्त्र हैं जिनके द्वारा ये एक दूसरे को कई बार नष्ट कर सकते हैं। हथियारों का यह व्यापार विकासशील देशों में भी परस्पर तनाव उत्पन्न करता है। इन देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं देकर केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। पाकिस्तान इसी प्रकार का देश है। ऐसे युद्धप्रिय देश दूसरों के लिए भी सिरदर्द बनते हैं। सैनिक संधियों तथा शस्त्रास्त्र व्यापार का विकासशील देशों पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। वे अपने देशवासियों को रोजी रोटी की समस्या में उलझे हुए हैं और उनकी पीठ पर युद्ध का अतिरिक्त भार पड़ जाता है। जो विकासशील देश स्वेच्छा से यह भार लाद लेते हैं उनकी पाकिस्तान की तरह दुर्गति होती है। शस्त्रास्त्र निर्माण की इस होड़ ने मानव जाति के विनाश की आशंका तो उत्पन्न की ही है, साथ आणविक परीक्षणों तथा आणविक अविष्टों का विसर्जन एक समस्या बन गया है। अणु विकिरण के कारण नई नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सागर के गर्भ में किए जाने वाले आणविक परीक्षण तथा बम विस्फोट सामुद्रिक जल, वनस्पति तथा जीव जंतुओं पर विषाक्त प्रभाव डालते हैं। समुद्र में परीक्षण तथा विस्फोट किए जाते हैं। अणु अवशिष्ट सागर में डाले जाते हैं। जल में परमाणु विकिरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे सागरों में से उठने वाले मानसून उस दुष्प्रभाव को धरती पर बरसा देते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य नाश का कारण बनता है। इस प्रकार के आयुधों के द्वारा होने वाली हानि नहीं है। उसे अलंकारिक भाषा व कथानक के माध्यम से महाभारत में मूसल चूर्ण के रूप में दर्शाया गया है, जिसने द्वापर में समस्त यादव वंश का ही सर्वनाश कर दिया था। यही कारण है कि भारत में इस प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति पर अध्यात्म की विवेकशीलता का अंकुश रहा था। विनाश के इस कगार पर खड़े हुए मानव को बचाने का एक ही मार्ग है। यह है कि संकुचित राष्ट्रीय वृत्ति को भुलाकर विश्व स्तर पर ऐसी सांस्कृतिक चेतना जगाई जाए जिससे शस्त्रों की होड़ ही निरुत्साहित न हो, वरन मनुष्य का हृदय इतना विशाल हो कि समस्त प्राणियों में एकात्म स्थापित किया जा सके। भारतीय संस्कृति ही विश्व मानव के इस विकास का सोपान बन सकती है। ऐसे समय में भारतवासी पीड़ित मानवता को यही
अनुदान देने का कृत संकल्प हो जाए तो अभिष्ट परिणाम दृष्टिगोचर हो सकेंगे। काश दिमाग ही नहीं दिल भी बड़ा होता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि विश्व के राजनेताओं ने भौतिक और वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ अपने दिमाग भी बहुत बढ़ा दिए हैं, इसलिए उनकी कल्पना इस स्तर पर जा पहुंची है जिनके आगे हिरण्यकश्यप, भस्मासुर और वृत्तासुर भी पीछे छूट गए हैं। विनाश के साधन इतने इकट्ठे किए जा रहे हैं कि शायद धरती पर कोई प्राणी जीवित न रह पाए। विश्व के 2/3 पिछड़ेपन की अपेक्षा कर अमेरिका अपनी संपदा कहाँ नियोजित कर रहा है। इस संदर्भ में नासा के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेंस मार्क का कहना है कि अमेरिका अपनी एक महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत सन 2000 तक अपने देश के अधिकांश निवासियों को स्थायी रूप से चंद्रमा पर बसाने की योजना कार्यान्वित करने से संलग्न है। आरंभ में वहाँ विशेष प्रकार की झोपड़ियाँ बनाई जाएंगी जिन पर ब्रह्मांडीय बौछारों से बचने के लिए चंद्रमा की मिट्टी का लेप चढ़ाया जाएगा। इन झोपड़ियों में वैज्ञानिक प्रयोग परीक्षण करेंगे तथा चंद्रमा के धरातल पर पाई जाने वाली खनिज संपदाओं का पता लगाएंगे जिससे उसका दोहन धरती वासियों के लिए किया जा सके। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि वहाँ कुल पदार्थ का 40% ऑक्सीजन विद्यमान है जिसे बसे उपनिवेश के लिए खर्चा जा सकता है। पानी की समस्या का हल चंद्रमा पर जमी बर्फ को पिघलाकर किया जा सकेगा। साथ ही साथ हाइड्रोजन भी प्राप्त की जा सकेगी जो कि अंतरिक्ष यान का मुख्य ईंधन है। यह तो अमेरिका योजना है। इसी तरह के प्रयोग रूस में भी चल रहे हैं। यह लुभावनी योजना प्रथम दृष्टि से इस संदर्भ में लाभकारी लग सकती है कि चंद्रमा की खनिज संपदा का दोहन किया जा सकेगा और धरती की तरह उसे भी आबाद बनाया जा सकेगा। किंतु क्या इस ओर भी कभी सोचा है कि हर पिंड की भार वहन की निश्चित सीमा होती है। धरती को भी संभवतः भगवान ने इसी दृष्टि से बनाया हो। धरती को ने और इसी दृष्टि से चंद्रमा को जन हितकारी बनाया हो कि उसकी सामर्थ्य इतनी नहीं है कि किसी आबादी के भार को वहन कर सके। ऐसी दशा में किसी ऐसी योजना के क्रियान्वयन से यदि चंद्रमा अपनी कक्षा से हटकर स्वयं ही धाराशाही हो पृथ्वी को भी विस्मार कर दे तो किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि विज्ञान अपनी गरिमा समझे। विज्ञान की अपनी गरिमा है, प्रगति का अपना महत्व है। इन दोनों की उपयोगिता आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। इतने पर भी इनका लाभ तभी है जब सृजन की दिशा में उन्हें प्रयुक्त किया जाता रहे। विनाश के लिए उपयोग की गई शक्ति का सदा घातक ही होती है। सामर्थ्य जितनी अधिक होगी विकास या विनाश का उपक्रम भी उसी अनुपात में चलेगा। यह प्रगति का युग है। विज्ञान क्षेत्र की प्रतिभा इस क्षेत्र में विशेष रूप से अग्रणी है। शासन का सहयोग प्रोत्साहन उनके साथ है। प्रचुर साधन उपलब्ध कराने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती। औद्योगिक उपार्जनकर्ता एवं व्यवसायी ऐसी उपलब्धियों की ताक में रहते हैं ताकि उन्हें समृद्ध बनाने का कोई बड़ा अवसर हाथ लगे। इसलिए शासन की तरह संपत्तिवान भी वैज्ञानिकों को चरम पुरुषार्थ करने एवं उनके लिए लाभदायक आधार खड़े करने के लिए हर संभव सहयोग देते रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में विज्ञान की उन धाराओं को अधिक अग्रगामी बनने का अवसर मिला है जो शासकों एवं औद्योगिकों को अधिक सामर्थ्य प्रदान कर सके। आयुध भौतिकी एवं औद्योगिकी को इसी आधार पर प्रोत्साहन मिला है और वह प्रगति की चरम सीमा तक जा पहुंचा है। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से विनम्र निवेदन कि आप इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग प्राप्त कराए में। युग परिवर्तन कब और कैसे, यह पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी थी, जो बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक का पिछले वाला भाग जानने के लिए आप इसके पीछे जो मैंने भाग्य सुनाए हैं, आपको भाग सुनाए हैं, उनको अवश्य सुनना।
एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।